तो मैं कंडीशन में नहीं था फिर से प्री देने की, फिर से आप उस साइकिल में आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे के आए हो, रैंक आई थी पर रैंक एक्सपेक्टेड नहीं आई थी। तो जिस फेज में मैं था कि पहला तो ये डाउट था कि फिर से देना चाहिए एग्जाम या नहीं देना चाहिए, दूसरा था कुछ पढ़ाई हुई नहीं थी, रिवीजन कुछ हुआ नहीं था, मॉक टेस्ट तो दूर की बात है, एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन वहीं से आने हैं। जीएस में जीएस2 में क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चन आने ही आना है, तो सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ के जाना ही जाना है। आप खुद आके बोलोगे 24 तारीख को कि सबसे इंपॉर्टेंट यही था सर, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दे दिए हैं, नीट के ड्यूरेशन में भी एग्जाम दिए हैं मैंने, ये चौथा अटैम्प्ट था मेरा, मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी के, 4 अटैम्प्ट दिए हैं, 4 इंटरव्यू दिए हैं, और मतलब तीसरा सिलेक्शन था ये मेरा। मेरे जो खास दोस्त हैं उन्होंने 7 बार फिल्म क्वालिफाई किया है, 5 इंटरव्यू दिए हैं, सेम चीज़ वो भी मुझसे बोलते हैं। आप में से किस किस का पहला पहला प्रीलिम्स है? दोनों का पहला प्रीलिम्स है, ठीक है। ऑनलाइन किस किस का पहला प्रीलिम्स है? सबसे पहले जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं, मुझे जितने भी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट से मैंने बात की है, 4 या 5 कॉमन डाउट्स आते हैं, वो डाउट मैं अपने एंड से एड्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आपके जो पर्टिकुलर डाउट होंगे वो हम इंडिविजुअली ले सकते हैं। फिर मैं बताता हूँ इसकी प्लानिंग का, ये एग्जाम, ये इस तरह का सेशन लाने का आइडिया कहाँ से दिमाग में आया। जब मेरा दूसरा प्रीलिम्स था तो 2022 का जब रिजल्ट आया था, 23 मई को रिजल्ट आया था, इंटरव्यू दिया था मैंने, 9 मई को मेरा इंटरव्यू था, 23 मई को रिजल्ट आया, 28 मई को दूसरा प्री था। तो मैं कंडीशन में नहीं था फिर से प्री देने की, फिर से आप उस साइकिल में आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे के आए हो, रैंक आई थी पर रैंक एक्सपेक्टेड नहीं आई थी। तो जिस फेज में मैं था कि पहला तो ये डाउट था कि फिर से देना चाहिए एग्जाम या नहीं देना चाहिए, दूसरा था कुछ पढ़ाई हुई नहीं थी, रिवीजन कुछ हुआ नहीं था, मॉक टेस्ट तो दूर की बात है, एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे। तो उस ड्यूरेशन में मैंने अपने एक सीनियर से बात की कि पहला तो देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, और दे भी दिया तो क्या होगा, 2023 का प्री आने वाला था 4 दिन बाद। तो उन्होंने बोला कि एक चीज बोली थी उन्होंने से कि देख यार, प्री माइंडसेट का गेम है, पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ लिया सबने, पढ़ लिया सब पढ़ लेते हैं, लेकिन माइंडसेट किस है आपका 2 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले और एग्जाम के 2 घंटे में कैसा माइंडसेट है, मेन चीज वो होती है। मैं गया 2023 का प्री, सबको पता है थोड़ा सा अलग सा प्री आया था, सी सेट भी अलग सा था, ठीक, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से दिया, कट ऑफ से अच्छे नंबर आए, 10-12 नंबर ज्यादा ही आए थे कट ऑफ से, क्लियर हो गया। वो गेम था। नॉलेज तो मैंने, जो नॉलेज था वो तो पहले ही पढ़ किया था, इस एग्जाम के लिए तो स्पेसिफिकली कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन जो माइंडसेट का जो इंपॉर्टेंस थी उस एग्जामिनेशन में समझ में है कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो माइंडसेट, राइट माइंडसेट के जो जो बैरियर्स होते हैं, जो मैंने एनालाइज किए कि सबको इस टाइम पे होगा सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन होगा, किसी को लग रहा होगा पॉलिटी कंप्लीट नहीं है, हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, किसी का ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होगी, सबका होगा, जितने लोग एग्जाम देने वाले हैं सबका ये सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन होगा कि फलाना सब्जेक्ट छूट रहा है। दूसरा डाउट होता है भैया कि फोमो, 30 मॉक दे दिए, 10 मॉक दे दिए, 15 मॉक दे दिए, लेकिन भैया सामने वाले ने 40 मॉक दे रखे हैं, 10 मॉक हमसे ज्यादा दे रखे हैं, सामने वाले ने 2 टेस्ट सीरीज लगा रखी हैं, ये फोमो वाला बहुत डाउट होता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा डाउट होता है वो होता है कि मॉक्स में स्कोर बड़े कम आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं। चौथा होता है कि भाई रिसेंट रिवीजन नहीं हो पा रहा है, पढ़ा है, कुछ चीज पढ़ी है 2 महीने पहले पढ़ी है पर रिसेंटली नहीं पढ़ी है। तो इन सारी चीजों को अगर मैं एड्रेस करूं, जो रिसेंट रिवीजन की जो बात है, अगर आप नीट का एग्जामिनेशन दे रहे थे, मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूं तो मैं नीट के लिए भी क्लासेस लेता हूं, नीट के लिए भी सेशंस लेता हूं, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे होते तो मैं आपसे बोलता कि नहीं आपको रिसेंट रिवीजन करना है, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड सोर्सेस है कि एक एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं, बायोलॉजी के 90 के 90 क्वेश्चंस उन्हीं 2 किताबों से आने हैं। यूपीएससी प्री के लिए कोई ऐसा सोर्स बता सकते हो कि आप, मैं बोल दूंगा कि 10 किताबें हैं इनसे क्वेश्चंस आने हैं, कोई बता सकता है? तो रिसेंट रिवीजन के लिए किस चीज का रिसेंट रिवीजन करोगे? आप हो सकता है 20 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते जाओ, हो सकता है एक क्वेश्चन भी ना है उससे। तो जो रिसेंट रिवीजन का जो ये इश्यू है, सबसे पहले तो इसको आप दिमाग से निकालिए कि रिसेंट रिवीजन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, हटाइए, छोड़िए इस चीज को, जितना हो गया है हो गया है, हमने कर लिया है। दूसरा, जो फोमो की बात की कि हम मॉक्स कम दे पाए, मैंने तो मॉक्स दिए भी नहीं थे, पहले जो प्री थे बहुत ज्यादा मॉक्स दिए भी नहीं थे, दूसरे प्री में तो बिल्कुल मॉक्स नहीं दिए थे। जो मॉक्स का जो फोमो है, जो बाहर है, मुझे तो पता भी नहीं था कि अभ्यास नाम की भी कोई चीज होती है। 2 अटेम्प्ट में ऑलरेडी मैंने क्वालिफाई कर लिए थे, 2 बार रैंक भी आ चुकी थी, मैंने एक भी अभ्यास नहीं दिया था तब तक। तो जो फोमो वाली चीज है कि कोई 50 टेस्ट दे रहा है, कोई 60 टेस्ट दे रहा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी प्रिपरेशन दी, आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, दैट्स ऑल। और ये सब सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन हमेशा रहेगा, सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, ज्योग्राफी छूटेगी, ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, हिस्ट्री छूटेगी, हमेशा रहेगा।
तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी चीजें जो बॉयल्स डाउन होती हैं कि एग्जाम के दिन आपका माइंडसेट कितना है, कैसे माइंडसेट के साथ आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही हो जाता है कि वो 2 घंटे GS1 के, 2 घंटे सी सेट के, आप 2 घंटे पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। नॉलेज अपनी जगह है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो टॉप 10 रैंक लेकर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं 80 और 90 के अराउंड होवर कर रहे थे, जो टॉप 10 में जिनकी रैंक आई है। तो वो भी श्योर नहीं थे कि प्री होगा या नहीं होगा, और अल्टीमेटली टॉप 10 में रैंक आ गई। तो नॉलेज ठीक है, हमने नॉलेज कर लिया, सबने पढ़ाई की, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोग ये सेशन भी अटेंड कर रहे हो, तो आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, सफिशिएंट पढ़ाई कर रखी है। अब हम अपना जो गेम है, हमारा जो प्रीलिम्स है, हम माइंडसेट की वजह से लूज नहीं कर सकते कि ऐसा ना हो कि हम अंडर कॉन्फिडेंस रहें, इस वजह से प्री का स्कोर कम हो जाए। मेन अप्रोच ये रखना है। दूसरी बात की जो प्री पहली बार दे रहे हैं, सबको दिक्कतें होंगी। जो प्री पहले देता है, जो पहले प्री देता है, प्री के पहले नींद नहीं आती है बहुत से लोगों को। जो प्री दे चुके हैं उन्हें पता होगा, एग्जाम से पहले नींद नहीं आती है, लगने लगता है क्या हो रहा है। 8 बजे सो जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, नींद नहीं आती है, फिर एग्जाम कैसे देंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज है, सबसे प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम से एक दिन पहले आपको नींद नहीं आएगी, डर लगता रहता है, सबको डर लगता है। फिर लेकिन जैसे ही एग्जाम के ड्यूरेशन में आपके पास पेपर आता है, सारी नींद गायब हो जाती है, सब कुछ गायब हो जाता है, आप 2 घंटे बहुत कंसंट्रेशन से पेपर सॉल्व करते हो कि अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती होती है आपके साथ एग्जाम के ड्यूरेशन में, मान के चलो आप नींद नहीं आके आई आपको, आपकी बस ट्रेन लेट हो गई, थोड़ा ट्रेन लेट हो गई, तो उस टाइम पे पैनिक बहुत ज्यादा नहीं करना है, चीजें सब सही हो जाती हैं। ये ऐसी चीज है जो मेरे साथ भी हुई थी, पहला प्री था, नींद बिल्कुल नहीं आई, डर लगने लगा कि यार अब नींद नहीं आ पाई है, मतलब दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा, पेपर सॉल्व कैसे होगा, बहुत डर लग रहा था, एग्जाम में घुसने से पहले डर लग रहा था कि यार बिना सोए सी सेट कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे एक बार पेपर मिलता है, सब कुछ चीजें स्मूथ हो जाती हैं, पेपर आराम से सॉल्व होने लगता है। फिर जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे, आपको पेपर मिलेगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट रैंक लाने वाले स्टूडेंट हो, किसी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 25 से 30 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर देगा। हर एक स्टूडेंट खाली 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, 25 से 30 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाता है कि हाँ मैंने इसका आंसर मार्क कर दिया है, इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है। 25 से 30 से 55 से 60 क्वेश्चन तक हम पहुंचते हैं, सारी ट्रिक्स लगाते हैं, कुछ एलिमिनेशन कराते हैं, कहीं हमारी कोई ट्रिक काम आ जाती है। 25 से 30 तक से हम 60 तक उस क्वेश्चन से पूछते हैं। तो जब हमें अप्रोच करना है, सिर्फ 25 का किसी ने दिया था एग्जामिनेशन इसमें 2025 का, आपने दिया था, तो 25 एक बार आपको पेपर मिलता है 2025 का, तो ये जो पेपर था, मान के चले, ये ऐसा क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पढ़ के जाते हैं हम लोग। मेरे साइड में क्वेश्चन नहीं था, मेरे साइड में क्वेश्चन साइन टैक्स पे स्टार्ट हुए थे, शुरू के 10-15 क्वेश्चन आते ही नहीं थे, एक भी क्वेश्चन नहीं आता 10-15 में से। लेकिन चलो ठीक है, उस टाइम पे हमें लूज नहीं करना है कि भाई 10-15 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए या फिर आ नहीं रहे हैं, ठीक है, सबको नहीं आते हैं। कट ऑफ कितनी जा रही है एग्जामिनेशन की? 50% से कम जा रही है कट ऑफ। तो शुरुआत के अगर 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ यही होता है। एक एक क्वेश्चन आया, ये भाई चलो स्टैंडर्ड सोर्सेज से हैं। अभी मुझे अब तीसरा जो क्वेश्चन है, ये बताओ ये कौन सा ऐसा रिवीजन का सोर्स है जो आप पढ़ के चले जाओगे, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? कौन सा सोर्स है? पेपर का आर्टिकल है जो बार बार रिपीट होता है, इंडिया यूरो को इतना याद रख पाना पॉसिबल है कि आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दो? कहीं ना कहीं कवर होगा, न्यूज़पेपर में तो सारी चीजें कवर हो जाती हैं, पर कोई कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन की इसका आंसर? अरे कोचिंग वालों ने इसका आंसर गलत दिया है गूगल से सॉल्व करने के बाद, तो कोई इसका आंसर सही मार्क कर सकता है कॉन्फिडेंटली? नहीं, इसका आंसर ये है। इसमें एक आध दो क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं बस, एट बैक्स ये कर सकते हैं बस। दूसरा क्वेश्चन चलो इकोनॉमी का था, कोर इकोनॉमी का क्वेश्चन था, चलो ठीक है, हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आता तो देख लो कि भाई हमको नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। या तो एलिमिनेशन से करके 20-20 50-50 पर आ गए हैं, तो ये सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ नहीं यार, डिपार्टमेंट ऑफ हमने पढ़ा है, रेवेन्यू तो इसमें आता है, ईडी किसके अंडर काम करते हैं। ईडी का ये था कि ईडी लगातार न्यूज में रहती थी, तो उसे पता था कि वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो एक ही यहाँ पे हिंट था जिससे हम अप्रोच कर सकते थे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये वाला नहीं। With reference to direct air capture and emerging technology, which of the following statement is are correct? किसी को नहीं पता कहाँ डायरेक्ट एयर कैप्चर कहाँ कहाँ पे होता है। सबने क्वेश्चन ने कैसे सॉल्व किया होगा? पहले स्टेटमेंट क्या है? इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन, इट कैन बी, सही हो सकता है। दूसरा, इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच, सबने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, इट कैन बी, इट कैन बी, किसी को नहीं पता था कि ये होता है या नहीं होता है।
इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन। सबने सारे को सिर्फ और सिर्फ इट कैन पढ़ के ऑल ऑफ थ्री मारा था, किसी को नहीं पता था कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आप पहले से देख के गया कि भाई डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और देख के डर गए कि डायरेक्ट एयर कैप्चर तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ऑप्शन में आप पढ़ने में नर्वस हो गए, तो फिर आपने ऑप्शंस पढ़े यार, ऑप्शन तो सही लग रहे हैं यार, हो तो सकता ही है ना यूज। जो अप्रोच जो माइंडसेट की बात कर रहा है, किसी को नहीं पता होगा ये रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला में पढ़ नहीं पा रहे थे क्वेश्चन क्या है, समझ में नहीं आ रहा था कि लिखा हुआ, पहली बार नाम सुना था इस वर्ड का कि है कौन सा एनिमल है, एनिमल है, वर्ड है, बर्ड है, क्या है, मैमल है, क्या है, किसी को नहीं पता था। 25 से 30 क्वेश्चन, इस बात को बता कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन अगर बन गए हैं कॉन्फिडेंटली, बहुत बड़ी बात है ये। अगले 1 घंटे में आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके 25 से 30 क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है 55 से 60 क्वेश्चन में। उसमें आपका माइंडसेट का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पता होता है, अगर किसी ने मीन स्पेसिफिक स्टडी की होगी तो पता होता है कि लगभग 2 के लगभग है हमारा, 2 टन। नहीं पता था, अगर आपको सिर्फ यही पता होगा 2 टन है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 0.5 है, नाइफ से स्टेटमेंट ऐसा ही हो सकता है। लेकिन ठीक है यार, ऐसे क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है, एक भी वर्ड सुना हुआ नहीं लग रहा है, 5 स्टेटमेंट है, कैसे करना है, छोड़ देना है, नहीं करना है, टाइम बचाना है ऐसे क्वेश्चंस में। हाँ। आजकल एक रिसेंट टेक्निक चल रही है कि जो 6 के ऑप्शन है उसमें भी हो जाता है और 5 के ऑप्शन है उसमें भी जाना है, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करेंगे सर, ऐसा करना चाहिए पेपर में? सर ये आजकल सारे कोचिंग यही बोले 6 ऑप्शन है, 4 वाले प्लान है, 5 है, 3 वाले प्लान है और बड़ी इंस्टीट्यूट। पर ये वीडियो अगर एग्जामिनर ने भी देख लिया हो तो, कि 6 में से 4 सही बोल रहे हैं, बता रहे हैं कोचिंग में सही करना, ठीक है। ब्लाइंड ट्रिक्स पे तो बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए कि आप बिल्कुल ब्लाइंड ट्रिक्स ही मांग रहे हैं इस तरह से कि 6 में 4 सही होंगे, ठीक है, होते हैं मोस्टली सही होते आए हैं अब तक, होते आए हैं, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि बहुत पेपर बहुत खराब जा रहा है, तब ऐसे डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं। 2-4 सवाल कर सकते हो आपको यार, वो होता ही है, आप 2-4 सवाल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खाली पूरा पेपर ऐसे करने बैठ जाओ। 2-4 सवाल में हम सब चांस लेते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या तो छोड़ दो इसे, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, या तो बिल्कुल छोड़ दो, या ट्रिक लगानी है, हम सब चांस लेते हैं, लास्ट में हो सकता है एक आध दो तुक्का भी मारते हैं, 2-3 तुक्का भी मारते हैं कि शायद सही हो जाए, तो यार 2-3 सवाल में ठीक है ये करना, लेकिन एज ए स्टैंडर्ड रूल नहीं बना सकते कि सारे स्टेटमेंट में मैं ट्रिक लगाऊंगा, क्योंकि जब आप ट्रिक लगाने जाते हो तो आपका पहले दिमाग ट्रिक में चला जाता है कि नहीं मैं ट्रिक लगाता हूँ, फिर स्टेटमेंट भी हम सही से नहीं पढ़ते हैं। हाँ, उनमें भी हम ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, इसे हम रिसेंट बायस भी कहते हैं, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि जो नई चीज है मैं बहुत नहीं पढ़नी चाहिए इस टाइम पे, पर होता क्या है कि हम नई चीज जब पढ़ते हैं तो हम वो नॉलेज अप्लाई करने की कोशिश करने लगते हैं, है ना, कि ये हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, उसी रिसेंट मेमोरी है वो डोमिनेट करने लगती है कि हमने अभी चीज अभी पढ़ी है तो शायद यही सही होगी, तो जो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हम्म। जो साइंस टेक वाला ऑप्शन था, ये पूरा जब साइंस टेक की बात करें तो इसमें मोस्टली सब लोगों ने सेम ही आंसर मारे होंगे। पहला क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। ऑल्टरनेट पावर ट्रेन, ये वर्ड ही पहली बार सुना था सबने, बिल्कुल नया वर्ड था। ऑल्टरनेट फ्यूल होता तब भी समझ में आता था, ऑल्टरनेट पावर ट्रेन बिल्कुल नया वर्ड था। पहला था कि फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। नहीं पढ़ा होगा किसी ने, लेकिन स्टेटमेंट ऐसे हैं कि स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे तो हो रहा है, लग रहा है कि सब सबके सब ऑल्टरनेट फ्यूल से ही चलने वाली व्हीकल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ने सोचा है कि प्लास्टिक सिगरेट जो बट्स होते हैं उसमें प्लास्टिक होता है। आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, इसमें भी लेकिन किसी को नहीं पता होगा, लेकिन इन जनरल सबने क्या स्टेटमेंट मारा होगा, ऑल थ्री, और सही भी है वो ऑल थ्री। अगर हम देख के डर गए कि भाई हाउ मेनी ऑफ कंटेन प्लास्टिक, हमने देखा ही नहीं है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फालतू में एक क्वेश्चन का लॉस कर देंगे यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन होता है कि सिली मिस्टेक्स जो होती हैं, 2024 का एक क्वेश्चन था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स।
पहला इतना स्टेटमेंट पहली लाइन में लिखा था, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट हैज बीन एडेड इन 2024। वो वाला मैंने मिस कर दिया कि विच ऑफ द हैज बीन एडेड इन 2024। चार ऑप्शंस थे, चारों की चार वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, ऑल फोर मार्क कर दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड इन 2024, तो उसमें था टू ओनली। तो मैंने तुरंत जैसे ही देखा OMR में तुरंत फिल कर दिया ऑल फोर, और तुरंत रियलाइज हो गया कि मिस्टेक हो गई, गलती हो गई है। ये सबके साथ होगा, एक मिस्टेक आपको तुरंत के तुरंत रियलाइज हो जाएगी कि आपने गलत OMR में भर दिया है। तो ऐसे टाइम पे अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। गलती हो गई, आगे बढ़ो। उस चक्कर में जो गलती हो गई है उसमें अगले क्वेश्चंस बर्बाद नहीं करने हैं। एक गलती हो गई उसे तुरंत भूल जाना है कि चलो ठीक है, सबके साथ होती है। मैंने 4 प्री दिए हैं, चारों प्री मेरे हुए हैं। हर प्री में कोई ना कोई सिली मिस्टेक होती ही होती है, सबके साथ होती है। जो फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, उनके साथ भी सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में लाके नहीं आना है कि अपना पेपर, पूरा पेपर वो नहीं करना है। दूसरी चीज क्या नहीं करनी है बिल्कुल, प्री और सी सेट के बीच में, GS1 और सी सेट के बीच में होगा, उसमें कट ऑफ डिस्कस नहीं करना है। एग्जाम सेंटर में कट ऑफ हमेशा 120 125 जाती है। किसी से भी पूछोगे बहुत इजी पेपर था, मेरे तो 125 आ रहे हैं, मेरे 140 आ रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में 125 कट ऑफ जाती है, फिर वो धीरे धीरे आते हो कम होती है, फिर 90 तक पहुंचती है। तो एग्जाम से GS1 के बीच में और सी सेट के बीच में किसी से भी डिस्कस नहीं करना है पेपर कैसा गया, पेपर इजी था या टफ था। इससे अच्छा है सो जाना 2 घंटे, डिस्कस करने से अच्छा है। अच्छा सर, एग्जाम अटेम्प्ट करें या नहीं वो भी सेकंड थॉट आ रहे हैं। देखो, अगर अटेम्प्ट का इशू नहीं है, अगर लिमिटेड अटेम्प्ट वाला इशू नहीं है कि आप अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर रहे हो, या फिर वो कोई इशू नहीं है, तब तो आप, अगर आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया, तब तो अटेम्प्ट की तरफ जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हो तो आपकी बहुत सारी चीजें वैसे ही आसान हो जाती हैं। प्री में आपने पढ़ाई कर रखी है, और खाली सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आप डाउटफुल हो कि आपको लग रहा है कि रिवीजन नहीं हो पाया है, या फिर रिसेंटली आप चीजें नहीं पढ़ पा रहे हो, तब तो आप एग्जाम के लिए जाना चाहिए। फिर इसमें बहुत ज्यादा सेकंड थॉट की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ाई कर रखी है, आप एग्जाम दीजिए अच्छे से। सेकंड, अब बीच में बताते हैं, और कोई डाउट आपके हो जो बीच में अभी ले लें, या फिर कंटिन्यू करें ऐसे ही। कोई डाउट स्पेसिफिकली? एक ऑप्शन को टिक करते हो, बट सेकंड थॉट आता है कि ये नहीं हो, फिर एक्चुअली जो सेकंड ऑप्शन पे टिक करते हो कैंसिल करके वो रॉन्ग होता है जो फर्स्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे बताता हूँ, इसे ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से दिक्कत होती है शायद। सर ने एक स्लाइड लगाई होगी। ये क्वेश्चन पहले देखो, आपका डाउट आऊंगा, ये पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चंस देखो, 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 इसका आंसर है। कैसे किया था? वो मैं ना वो इस बार में रेक्टिफिकेशन करा था, इसलिए सर ने बताया था तो सेम इसे मैच कर दूंगी। क्या कोर्स किया था, किसी कोर्स में बताया था? सर एक सर है अभी आईपीएस हाँ सर तो उन्होंने पीआईटी का रेक्टिफिकेशन कराया था, हाँ तो उन्होंने किसी एक ऑप्शन को हाँ रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू करा था जिससे मैच कर दिया। हाँ। रिवर्स इंजीनियरिंग सर, वो ट्रिक्स वाली बात सही है। मुझे क्वेश्चन याद हुआ था, कैडबरी का एड देखा हुआ किसी ने। कैडबरी का एक एड आता था जिसमें बोलता था, प्रोड्यूस फ्रॉम द फाइनेस्ट कोकोआ फ्रॉम घाना। किसी ने नहीं पढ़ा था क्वेश्चन। मेरे एक दोस्त का क्वेश्चन सही हुआ था। उसका क्वेश्चन सही हुआ था क्योंकि वो ब्लॉग्स देखता था, ट्रैवल ब्लॉग्स देखता था। और ब्लॉगर घूमने गया था घाना में, और उसने बोला था कि घाना में हूं मैं, यहाँ पे कोकोआ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो किताब का नॉलेज है वो काम आने वाला है, तो गलत है। आपने जो भी चीज कहीं भी देखी होगी, कहीं भी सुनी होगी, वो आपके काम आएगी। वो कैडबरी का एड सबसे पहले क्लिक किया था। इसका क्वेश्चन हम वैसे भी कर सकते हैं कि भाई कोकोआ इक्वेटोरियल, बिल्कुल सही है, पर एग्जामिनेशन प्रेशर में इतना दिमाग लगाना पॉसिबल कि इक्वेटोरियल क्रॉप है, ऐसे वाटर चाहिए होगा, बाकी सारी कंट्री सहारा डेजर्ट की तरफ हैं, इतना पॉसिबल है एग्जाम प्रेशर में? कोकोआ देख के दिमाग खराब हो जाता है। वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, कोकोआ सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो उस टाइम पे इतना दिमाग लगाना। बाद में सारे क्वेश्चन ईजी लगते हैं, पेपर के बाहर एग्जाम सेंटर में बहुत ईजी लगने लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम ड्यूरेशन में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। पॉसिबल है, आप प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप उस एग्जाम में ये सोचो, सबसे पहले ये देखो कि कोकोआ इक्वेटोरियल क्रॉप है, उस रीजन में ग्रो करती है, फिर आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट करो, नहीं ये टुवर्ड्स नॉर्थ है या फिर डेजर्ट की तरफ है।
और वो मई की गर्मी में जब चारों तरफ से आपके कानों में लू आ रही है, वो पंखा जो होता है वो लू फेंकने लगता है, बहुत गर्मी होती है एग्जाम में, अपना उसके लिए भी प्रिपेयर करके जाना। जैसे ये क्वेश्चन है, स्कोर पूछ लिया इसमें, किसी को आइडिया नहीं था, मेरे एक दोस्त ने लाइव मैच देखा था, उसे पता था, पर स्कोर कैसे याद रहता है कि कितने स्कोर से एग्जैक्टली स्कोर सेट आया हुआ। या तो आप ये बेसिक ट्रिक लगाओ कि जब 3 क्वेश्चन होते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि 2 ऑप्शंस को फ्लिप कर देते हैं, 2 ऑप्शन को फ्लिप कर देते हैं, जैसे इसमें हुआ स्कोर्स को फ्लिप कर दिया है। या तो आप, हाँ, इसमें स्कोर्स को फ्लिप कर दिया है, या तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, ट्रिक्स लगा सकते हो, जो अपन को 3-4 क्वेश्चन में ट्रिक लगानी है, ये वाली ट्रिक लगाते हो कि ऑल कि 3 क्वेश्चन में 2 फ्लिप कर देते हैं तो 1 ओनली करेक्ट बचता है। हाँ मेरे लिए, हाँ, तब अगर डेटा आपको दिख रहा है तो थोड़ा डाउट होना चाहिए उस क्वेश्चन में, आपको दोबारा रीड करना चाहिए। जैसे एक बार क्वेश्चन, पिछली बार क्वेश्चन आया था कि जो अपना फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड करता है 45% डिवोल्यूशन, 41% करता है, तो अगर डेटा कहीं पे दिख रहा है तो उसे डबल क्रॉस चेक करना जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? PYQs है, एक बार फिर से पढ़ो अच्छे से, काम माइंड के साथ। सर नेचर रिस्टोरेशन की बात कर रहा है, तो कुछ भी नेचर और क्लाइमेट को लेकर के होता है वो यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है, हम्म, तो इस रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन। ठीक ठीक, और कोई अच्छे से पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। नेचर रिस्टोरेशन लॉ, लॉ कौन इनेक्ट कर सकता है? लेजिस्लेटिव बॉडी तो होनी चाहिए ना लॉ इनेक्ट करने के लिए, इनमें से किसके पास लेजिस्लेटिव बॉडी है? यूरोपियन यूनियन के अलावा किसी के पास लेजिस्लेटिव बॉडी है? यूरोपियन पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास लेजिस्लेटिव बॉडी है? तो लॉ कौन इनेक्ट कर सकता है इनमें से? ठीक है, आपकी बात भी सही थी, नेचर रिस्टोरेशन वाली बात सही है, लेकिन इसमें जो लॉ की बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या होता है? लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव वर्ल्ड बैंक के पास तो कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है नहीं, बाकी सबके पास लेजिस्लेटिव बॉडी है नहीं। हाँ। अगर पीवाईक्यू को देखें हम्म, तो उसमें ये है कि यूरोपियन यूनियन कॉमन आंसर थे सारे हम्म, क्वेश्चंस, हम्म। तो यूपी से जानबूझ के ऐसे आंसर क्वेश्चंस बनाता है कि जहाँ पे मतलब इस तरह की चीजें हो सकती है क्या है यूरोपियन यूनियन में देंगे तो 80-90% चांस है कि वही आंसर। तो इसमें अभी एक क्वेश्चन था, इसका आंसर था एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक बॉडी उसका आंसर था। तो ये ट्रिक हो सकती है कि हमने बात की ना, 80-90% जो ट्रिक्स काम करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो हमें लिमिटेड रखनी है। 2 या 4 क्वेश्चन उनकी ट्रिक्स है, कोई ट्रिक वो है कि N-2 वाली ट्रिक पे जाते हैं, आप ये वाली ट्रिक पे जाते हो क्योंकि आपने PYQ एनालिसिस कर रखी है, अच्छे से कर रखी है, और आप फर्म हो इसमें, तो आप ले सकते हो वो चांस 2 से 4 क्वेश्चन में। ट्रिक्स इंडिविजुअल होती हैं मोस्टली, कलेक्टिव ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं। आप उसे इंट्यूजन बोल लो या ट्रिक्स बोल लो, आपकी इंडिविजुअल होती हैं। आपने इतने सारे PYQ जो सॉल्व कर रखे हैं, जो मॉक सॉल्व कर रखे हैं, और कई बार इंट्यूजन सही भी होता है वो, तो उस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस में जाने में कोई बुराई नहीं है, 2-3-4 क्वेश्चन जाने में हम जा सकते हैं। सर 2025 वाला जो चक्कर था हाँ। उसमें 2-3 क्वेश्चन है ना ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं हुआ। हम्म, तो राइट। उस समय दिमाग कहीं और चला जाता है कि भाई इनको क्यों नहीं आया, या तो स्टेटमेंट गलत है, हम्म, या तो अप्रोच गलत है। हम्म। उसके लिए क्या करें? ये 2-3 क्वेश्चन में आप भी देखोगे 25 वाला अटेम्प्ट में और ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, हम्म, तो 25 वाला अटेम्प्ट मेरा रह गया, जो हाँ। 5-6 नंबर से रह गया। हम्म। तो गलती यही हुई कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन में हमने ज्यादा टाइम ज्यादा दे दिया था। इसी की वजह से क्वेश्चन छूट गया, सही अटेम्प्ट करता हाँ, अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि टाइम मैनेजमेंट जो करना है, हमें इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है कि हम जो सारे क्वेश्चंस हैं, 100 के 100 क्वेश्चंस, उनकी कम से कम 2 रीडिंग कर लें। कम से कम नहीं, 2 रीडिंग सफिशिएंट होती हैं कि आपने जो क्वेश्चंस मार्क करके छोड़े हैं बाद में देखने के लिए, आप वो क्वेश्चंस आके बाद में देख लो। इतना टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है आपको। लास्ट ईयर का क्वेश्चन 2025 या 2024 के क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी आ रहे हैं। लेंदी आने का एक रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं। वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो अब हो क्या रहा है कि हमारा जो सेकंड वो है जिसमें हमें आना है, सेकंड जो हमारा जिसमें हमें आंसर अपने क्रॉस चेक करने, वेरीफाई करने हैं, वो टाइम थोड़ा कम हो जा रहा है। प्लस इस बार जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रिडिक्टेड है
जो 3 कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें 3 कॉलम देंगे, जो हमने देखा था अभी ईडी वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं इस बार। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में वो 3 कॉलम बना के क्वेश्चंस दे सकते हैं, उसके लिए रेडी रहना है आपको। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है कि ज्यादा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे उसमें, या पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ये सारी मैं सर के साथ भी प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें वो ज़्यादा टाइम डिमांड करें आपका। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है पहले से कि ज़्यादा टाइम डिमांडिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो ओवर थिंकिंग, What, sir, what your approach by in the examination or when the paper come like this? Like you clear all the prelims, and how did you approach? If you give the example by solving the paper 2025, like at least 1 to 50 or 20 questions in consecutive, then it will good for us. ओके अच्छा ठीक। तो स्पेसिफिकली जो लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अप्रोच में, या फिर जो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका बिल्कुल आइडिया नहीं है उस रिगार्ड में? Both, sir. अच्छा ठीक है। देखें ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछा था कि जिसमें हम पहले सही करते हैं दूसरा गलत कर देते हैं, पहले सही किया था। ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। मैं डॉक्टर हूँ, ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग की थी। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक ऑफ निपा वायरस। They stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigen. They are man-made protein. दूसरा क्वेश्चन तो मैंने सही कर लिया था, दो क्वेश्चन बोल दिया, हाँ दे स्टेटमेंट सही है। इसमें मैंने ओवरथिंक कर ली कि हम जनरली यूज नहीं करते हैं नीपा वायरस के लिए या सब के लिए। कर सकते हैं लेकिन जनरली यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने कहीं भी नीपा वायरस के ट्रीटमेंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ा नहीं था। जनरल सेंस में पूछा था, पर मैंने दिमाग ज्यादा लगा लिया कि मैंने आज तक नीपा वायरस के ट्रीटमेंट में इतना फ्रिक्वेंटली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के ट्रीट वो पढ़ा नहीं था, तो ज्यादा दिमाग लगा लिया, ओवर थिंकिंग कर ली। ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों का सही था, मैं डिस्पाइट बीइंग डॉक्टर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि हम तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रिस्क्राइब भी करते हैं, पेशेंट को देते भी हैं, तब भी क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए आपने बोला ना कि ओवर थिंकिंग वाली चीज होती है कई बार। तो ओवर थिंक हमें अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा रीड इन द स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हर स्टेटमेंट को डाउटफुल नजर से कि नहीं ये गलत ही होगा, एग्जामिनर ने गलत ही दिया है। अगर एक स्टेटमेंट अगर इस वजह से चेंज कर रहे हो कि आपको कुछ याद आ गया, आपने गलती पकड़ ली कि नहीं ये गलत है स्टेटमेंट, मेरा जो पहले अप्रोच था वो गलत था, इसलिए मैं अपना आंसर चेंज कर रहा हूं, तब तो सही है, समझ में आता है कि आपने जो गलती थी उसको रेक्टिफाई किया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे करना कि नहीं इसका ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, तो कई बार वो ऐसा होता है कि हम पहले सही कर रहे होते हैं, दूसरा गलत कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग से यही नुकसान होता है। ये जो आपने पूछा था क्वेश्चन की जो लंबे क्वेश्चन हैं उन्हें कैसे अप्रोच करना है, आप भी पढ़ सकते हो। कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में, आप पढ़ो, बताना जब कंप्लीट हो जाए दोनों स्टेटमेंट पढ़ने में। नहीं एक बार पढ़ के देखो आप, जब कंप्लीट हो जाए तब बताना। हम्म, 30 सेकेंड्स पढ़ने में लगे, और अभी हमने एनालाइज नहीं किया, पहली बार पढ़ा है ना इस क्वेश्चन, एनालाइज नहीं किया है। यही जब टाइम मैनेजमेंट की बात आ जाती है इसमें कि टाइम मैनेजमेंट इसमें कैसे करना है। अगर आप देख रहे हो, आपको एग्जाम का पैटर्न पता है कि एग्जाम पैटर्न में कैसे आ रहे हैं, आपने ऑप्शंस पढ़ लिए किसके स्टेटमेंट कितने हैं, स्टेटमेंट का फॉर्म का आपको पहले से आइडिया प्री प्रिपेयर्ड हो किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, तब आपका टाइम बच सकता है वहां पे। आप जब पहले से पढ़ना चालू करोगे, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries। अब आप पहला स्टेटमेंट भी पढ़ रहे हो इस पर्सपेक्टिव से, दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ रहे हो कि क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है, आपने लगाया बिकॉज एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्सॉर्बिंग हैवी मेटल्स। फिर दूसरे में भी लगाया बिकॉज एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। आपको एग्जाम को क्वेश्चन का पैटर्न तो पता है ना कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछेगा क्या, यही पूछेगा कि दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपके जो 30 सेकंड गए हैं जिसमें आपने क्वेश्चन सिर्फ रीड किया है, वो 30 सेकंड आपके बच जाएंगे। आप पहले जो किस इंटेंशन से कर रहे हो, आप सॉल्व करने के इंटेंशन से क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि आपको पैटर्न पता है, मैं पहले से ही क्वेश्चन पढ़ूंगा कि इसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे उसी तरह से अप्रोच करना है।
अगर सिर्फ आपको 3 ब्लॉक वाले क्वेश्चन अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड हो जाना है कि ये मैचिंग पूछेगा, मुझे मैच करनी है सारी चीजों को, जो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में मैचिंग करनी है। हमें सिर्फली बिना पर्पज के कोई क्वेश्चन रीड नहीं करना है कि खाली रीड करने में 30 सेकंड चले गए। पर्पसफुल रीडिंग करनी है सारे क्वेश्चंस की। 30 सेकंड आपने बताया ना कि आपको जो टाइम वो कम गया, यही जो 30 सेकंड बचेंगे ना, वो आपको सेकंड रीडिंग का टाइम देंगे, जब आप एलिमिनेट कर पाओगे चीजें, या फिर आपका जो मेमोरी है कहीं ना कहीं से, जैसे वो कैडबरी के एड से कोकोआ क्वेश्चन सही हो गया, जब आपका टाइम मिल पाएगा तब चीजें वो मैनेज हो पाएंगी। कई हेलो। कई बार से टेस्ट में मैंने देखा है किसी पेपर में डबल रीडिंग का मौका मिल जाता है, पेपर पे डिपेंड करता है पेपर उस टाइप। हाँ। पेपर मतलब ऐसा रहता है कि एक बार तो पूरा हो जाता है, फिर बचता बस आधे घंटे या फिर ऐसा टाइम। राइट। उस समय कैसे मैनेज करेगा, इसके लिए लेके चलते हैं मतलब पेपर ऐसा आ जाता है। तो इसमें मैं जो करता था, मैं अप्रोच जो फॉलो करता था कि जो क्वेश्चन दोबारा देखने ही देखने हैं उसको मैं डबल मार्क करता था बस। जैसे वो कसावा वाला क्वेश्चन था, या फिर नेटो की कौन कौन सी कंट्रीज हैं, किन किन में टाइम जोन है, मुझे पहले से पता था कि क्वेश्चन मुझसे होगा ही नहीं, उसे मैं मार्क ही नहीं करता था दोबारा रिव्यू करने के लिए। जो बिल्कुल कंप्लीट श्योर था कि ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, जीरो आइडिया है इस क्वेश्चन का, तो वह मैं रिव्यू के लिए वो मार्क ही नहीं करता था। रिव्यू के लिए मोस्टली मैं क्वेश्चन वो मार्क करता था जिसमें मुझे डाउट था कि मुझे दोबारा आके देखना है क्वेश्चन। तो मैं सिर्फ सेकंड रीडिंग में सिर्फ वही क्वेश्चंस देखता था, अगर टाइम कम है तो। अगर टाइम है तो सारे क्वेश्चंस देखने हैं, लेकिन अगर टाइम कम है तो हमें उन क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम देना है जो हम लगता है कि सॉल्व हो जाएंगे। और देखो ऐसा हो भी सकता है, 2022 में सफिशिएंट टाइम मिला था पेपर रिव्यू करने का। ये दिक्कत लास्ट 2 या 3 ईयर से, अगर यूपीएससी पुराने पैटर्न पे जाता है, वन वर्ड स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तब टाइम मिल जाएगा देखने का। तो हमें पहले से प्रिपेयर होकर नहीं जाना है कि नहीं बिल्कुल टाइम मिलेगा ही नहीं, बहुत लेंथी पेपर आएगा। ऑन द स्पॉट डिसाइड करनी है चीजें। आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चंस के पैटर्न पता ही चल चुके हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें आपको पता है। लेकिन प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जाना है कि ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। ऑन द स्पॉट डिसाइड करनी है चीजें। हाँ, आप में से कुछ पूछ रहे थे। सर, जो आपने कहा था कि फर्स्ट राउंड में जो 20-30 आप श्योर करते हैं, Right. वो डायरेक्टली ओएमआर में मार्क कर देने चाहिए उस समय, या उसको मतलब मार्किंग बाद में करनी चाहिए, या कैसे सॉल्विंग, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में इशू होता है यार मैं कि 50-50 वाला अप्रोच फॉलो करता था। 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिए तो तब तक जो आपने श्योर मार्क किए 50 क्वेश्चन में मार्क कर देता था, अगले 50 अगली रीडिंग में। और जब सेकंड रीडिंग में जब क्वेश्चन करता था तो तुरंत तुरंत मार्क करते चलता था। फर्स्ट रीडिंग में 50 क्वेश्चन तक किए, जितने सही आ रहे हैं आपको आपने मार्क कर दिए। सेकंड रीडिंग में अगले 50 किए, उसमें जितने आपने मार्क कर दिए। अब आप दूसरी रीडिंग में जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 21 दूसरी रीडिंग में किया, तो मैं तुरंत ओएमआर पे मार्क कर देता था। ये सब प्रोजेक्ट फॉलो कर सकते थे, उसमें छूटने के चांस नहीं रहते हैं कि लास्ट में आपने सेकंड रीडिंग में क्वेश्चन बचा के रखे हुए हैं कि आप बाद में मार्क करोगे, बाद में टाइम का इशू आ गया, तो सेकंड रीडिंग में तुरंत के तुरंत मार्क करते चलो ओएमआर पर। तो लास्ट में थोड़ा पैनिक होकर ऊपर नीचे भी हो जाता हाँ, लास्ट में ये भी इशू रहता है कि पैनिक होकर ऊपर नीचे, तो बेस्ट अप्रोच ये है कि सेकंड रीडिंग में तुरंत के तुरंत मार्क करते चलो। है। सर 5-5 करके करें तो कर सकते हो, अपनी अपनी ट्रिक है, अपनी ट्रिक को ही फॉलो करना है इसमें। जो मेरी ये जो ट्रिक थी ना 50 क्वेश्चन वाली, मेरी पुरानी ट्रिक थी जो मैंने नीट के एग्जामिनेशन में भी फॉलो की थी, उसी को मैंने कंटिन्यू किया। अगर आपकी ये ट्रिक है कि आप 5 क्वेश्चन ही कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन वाले अप्रोच को ही फॉलो करो, 5 के बाद बढ़ते चलो। क्योंकि मॉक टेस्ट में 2-3 मॉक है ना, मेरा ये बबल्स वाला काफी गलत हम्म। तो एड डी मार दिए सी। हाँ तो मैंने क्या किया कि 10-10 करके सेपरेट कर। हाँ। तो उसमें टाइम भी बच गया हमारा और कंसंट्रेशन बिल्कुल। भी कि भाई यही है तो इसी में हाँ तो बिल्कुल, आप इसके कंफर्टेबल हो ना इस चीज में, तो आप बिल्कुल चेंज नहीं करनी है चीज। जो पेपर सॉल्विंग की जो आपकी स्ट्रेटेजी है जो आपने बना ली है, वो बिल्कुल चेंज नहीं करनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको वही फॉलो करनी है जो आपने बना ली है अपनी स्ट्रेटेजी। या सर जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है इसका यही आंसर होगा या उसे मार दें, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ऑन द स्पॉट या हाँ, स्टार्ट। अगर आपकी स्ट्रेटेजी, मेरा क्या था कि मैं 50 जो पहली रीडिंग में वही मार्क करता था जिसमें मैं श्योर था, तो मैं वो कर लेता था कि मैं 50 क्वेश्चन के इंटरवल पे मार्क कर लेता था। अगर आपकी स्ट्रेटेजी है कि जो तुरंत तुरंत सारे क्वेश्चन आ रहे हो मार्क करते हो, वो भी फॉलो कर सकते हो। मेन है कि जो आंसर फिलिंग है वो आपको लास्ट में नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन आपको आता है और वो ओएमआर पे आप फिल नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लास्ट के लिए ऐसा नहीं, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़नी है कि आपने सोच के रखा है कि लास्ट हम बिल्कुल 10 मिनट में पूरी की पूरी ओएमआर भर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ सर फर्स्ट इटरेशन के लिए कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम टाइम दे सकते हैं, मतलब सॉरी
क्योंकि 2 इटरेशन में पेपर करने हाँ हैं, हाँ तो फर्स्ट इटरेशन एटलीस्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा डिले होने में आप सेकंड इटरेशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि ओएमआर भी फिल करना है, प्लस अटेंडेंस सीट भी आते हैं, उनके भी ओएमआर फिल करने हैं। फॉर दिस रीजन फर्स्ट इटरेशन कितना टाइम में हो जाना चाहिए, सेकंड इटरेशन के लिए आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, तो उसके लिए कितना सफिशिएंट टाइम बचा होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट आइटरेशन में सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आप 100% श्योर है, तब तो बहुत जल्दी हो जाता है। 1-1 घंटे वाला टाइम मिल जाता है आपको, क्योंकि आपने पहले में सिर्फ श्योर वाले क्वेश्चन मार्क किए, तो 1 घंटा मिल जाता है। तो 1-1 घंटे वाला लेके चल सकते हैं अपना रूल, कि 1 घंटे में जो श्योर है वो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, बाकी 1 घंटे एलिमिनेट करने के लिए, गैस करने के लिए वो सारी चीज बचा के रख सकते हैं। And also, sir, you also told कि 2023 वाला अटेम्प्ट आपने दिया and you are unprepared, like यस यस। क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया and just you, how did you, because 2023 paper was the toughest paper हम्म and we are facing some problems in the test as well and the examination all, because 1-2 attempts had already happened. तो how did you approach on that big mindset कि आपको तो दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा ना कि मैं प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा, अभी जस्ट इंटरव्यू दिया हम्म एंड रिजल्ट है एंड मैं एग्जाम हॉल में हूँ, तो गुड माइंडसेट इज ओके, बट एग्जामिनेशन हॉल में पेपर वाज टफ, हाउ डिड यू डील दैट? हम्म राइट। तो ये पहला बर्डन तो ये चल रहा था कि भाई कुछ पढ़ा नहीं है। दूसरा बर्डन ये चल रहा था कि आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे के आ चुके हो, एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आई है, तो आपको ये भी लगने लगता है क्या फ़ायदा है जीरो से स्टार्ट करने का। फिर से जीरो से स्टार्ट करो, तो माइंड दिमाग में ये भी चीज़ें चल रही थी, जीरो से स्टार्ट फिर से करना है। लेकिन मैंने ये 2-3 दिन तक ये चीज़ चली, पर लास्ट में मैंने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अब प्री दे के आते हैं, अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पेपर देना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैगेज आपको कैरी नहीं करना है बिल्कुल भी। आप में से लोग होंगे जो पहले प्री दिया होगा, प्री में नहीं हो पाया होगा। अगर आप वो बैगेज कैरी कर रहे हैं कि मेरा प्री नहीं हो पाया था, तो बहुत सेल्फ डिफीटिंग टास्क हो सकता है वो। पुराने बैगेज को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। नया एग्जामिनेशन है, जो इस बार हो सकता है आईपीएस होंगे, आईआरएस होंगे, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है उनका भी ना हो, क्योंकि ये नया एग्जाम है। बिल्कुल पुराने एग्जाम से इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि आपने पहले प्री किया है तो इस बार आपका प्री हो ही जाएगा, आप इंटरव्यू दे के आए हो तो आपका प्री हो ही जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विस में, उनका प्री नहीं हो पाता है। तो पुराना जो बैगेज आपके ऊपर होता है, हम सबके ऊपर होता है कि भाई हमारा पिछला प्री नहीं हुआ था, 5 नंबर से रह गया था, 6 नंबर से रह गया था, उस बैगेज को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है। बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जाना है, क्योंकि मोस्टली मेरे साथ एक डाउट्स आते हैं कि भैया वो पिछला प्री नहीं हुआ था, उसका अभी भी डर रहता है, एग्जाम में भी डर रहता है कि भाई फिर से कुछ ना गलत हो जाए। पिछली बार आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए थे, इस बार भी वो डर लग रहा है। तो जो बैगेज है, उस बैगेज को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है। नया एग्जाम है, नई अपॉर्चुनिटी है, पिछले एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है इसका। और दूसरा जो आपने बताया कि, तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि आपको इसी पे फोकस नहीं करना है कि रिसेंट रिवीजन नहीं हो पाया, चीजें रिवाइज नहीं कर पाई। फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर रखना है कि आप चीजें पढ़ चुके हो। वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आपको वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और क्वेश्चंस और उन ऑप्शंस की बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके सर। राइट। ऑनलाइन और किसी का कुछ डाउट स्पेसिफिकली? सर एक बार सीसेट के रिगार्डिंग भी, सर आप हम्म सीसेट कैसे अप्रोच करते हैं? उसमें 2 सेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं, रीजनिंग पार्ट को अगर मैथ्स में कंसीडर कर लें तो, हम्म एंड पैसेज, तो हम्म हाउ मच टाइम यू अलॉट फॉर पैसेज, हाउ मच टाइम हम्म फॉर मैथ्स पार्ट, एंड ऑल्सो योर मेडिकल बैकग्राउंड, तो राइट व्हाट्स योर अप्रोच फॉर दैट? राइट राइट। तो सी सेट में जो मेरा अप्रोच रहता था वो ये रहता था कि कॉम्प्रहेंशन पहले करता था मैं। 27 से 28 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रहेंशन के। सबसे पहले मैं कॉम्प्रहेंशन करता था। 45 मिनट्स का बेसिक रहता था कि 45 मिनट्स में सारे कॉम्प्रहेंशन हो जाए। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते थे कई बार सॉल्व करना। 23 में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। तो पहले मैंने 45 मिनट में कॉम्प्रहेंशन किए। 27-28 क्वेश्चन हो गए। फील गुड फैक्टर भी आता है कि आप 27-28 क्वेश्चन कर चुके हो। दूसरा होता है कि जब मैं मैथ्स करने जाता था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन टच करता था जिनमें कॉन्फिडेंट था। मेरा पहले से जॉनर डिफाइंड था कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे वो मैं सॉल्व करूंगा, स्पीड टाइम के आएंगे वो मैं सॉल्व करूंगा, वर्क डन के क्वेश्चन आएंगे वो मैं सॉल्व करूंगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन मुझे दिख जाएगा, मैं उसे बिल्कुल छोड़ दूंगा, चाहे वो देखने में जितना ईजी लग रहा हो, चाहे जितना डिफिकल्ट हो, मैं टच ही नहीं करूंगा उसे। मेरा स्पेसिफिक जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिनके क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, जो इससे सॉल्व करना आता है, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन में टच करूंगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा ले रहा है, मैं वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। उस क्वेश्चंस को मैं अपने ईगो पे नहीं लूंगा कि नहीं ये करना ही है, ये तो इजी क्वेश्चन है, कैसे नहीं हो रहा है। 2 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाओ। अल्टीमेटली हमें 66.6 नंबर ही लेके आने हैं उसमें। हम्म हम्म हाँ।
हम्म पैसेज में क्वेश्चन किस वजह से गलत हो रहे हैं? ओवर थिंक कर रहे हो आप? किस वजह से? सही ऑप्शन लास्ट में दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर हम्म लास्ट दो ऑप्शन होते हैं correct। हम्म नहीं तो मतलब किस वजह से गलत होते हैं? आप अपना जीएस का नॉलेज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, क्या होता है? खाली पैसेज पर लिमिटेड नहीं रहते हो? ये भी होता है कि जीएस की नॉलेज यूज करना हाँ, तो वो सबको उस चीज को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो। आपकी जीएस का तो आपको यूज करना ही नहीं है। जो पैसेज में जो चीज गिवन है सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है। जीएस को बिल्कुल छोड़ देना है कि नहीं, जीएस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है कि जो क्वेश्चन में दो बार डाउट उनमें होता है, जब से वो डायरेक्टली पूछता है कि इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, डाउट उसमें होता है। तो अगर 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, देखो 4 या 5 तो हो सकते हैं गलत, 3 या 4 गलत हो सकते हैं। तो अपन करना है कि ऐसा नहीं करना है कि 10 को 0 पे लेके आना है। 10 को अपन को 4 से 5 में करना है कि अपने पैसेज में 23 क्वेश्चन सही हो जाए तब भी चलेगा। परफेक्ट है, 23 क्वेश्चन सही हो जाए। पहली बात तो आप ये कर दो कि जो ओवर थिंक करना है, जीएस का नॉलेज यूज करना है पैसेज में, वो करना बंद कर दो। कभी भी ऐसा हम्म जैसे मैंने एक माइंड मैप हम्म करा है पैसा नहीं हम्म कोई क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में स्कोप नहीं है, वो पैसेज 27 है एक जो अगर ठीक है ठीक है हम्म पर 25 एटलीस्ट सेलेक्ट करना है। हम्म पर कुछ पैसेज होते हैं जो समझ में नहीं आते कि इसमें क्या करना है, हम्म, फिर इसमें ऑप्शन है बट ठीक एक ठीक। तो करना है बट इसमें मैं जो अप्रोच यूज करता था, मैं रिवर्स रीडिंग का अप्रोच यूज करता था। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता था, उसके बाद पैसेज पढ़ता था। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सारे मोस्टली ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा पैसेज पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपको समझ में आएगा, आपको दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा शुरू से लेके क्वेश्चन पूछा क्या है। तो मैं करता था क्या, कई बार करता क्या था कि अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इन्फ्रेंस पूछ रहा है, व्हाट डज ऑथर वांट टू से, ये पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। तो क्वेश्चन को दिमाग में रख के मैं पैसेज पढ़ता था। तो मेरा पहली बात तो इफेक्टिव रीडिंग हो पाती थी कि मुझे पता है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या है, प्लस टाइम बच जाता था सेकंड रीडिंग का। तो ये वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हो, आपकी पहले क्वेश्चंस एक बार पढ़ लो जल्दी से कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर आप रीडिंग करो, तो वो रीडिंग ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। और जो टाइम मैनेजमेंट वाला आपने बताया 45 और ये वाला यूज करते थे कि 45 में कोशिश करें कि पैसेज सारे कंप्लीट हो जाएं, प्लस जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग में क्वांट हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन पिक करने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अभी कितने कर रहे हो आप? अभी तो सर मैं 48 बता रहे थे 40 48 48 क्योंकि हाँ सर 44 के साथ 30 रॉन्ग हो रहा है, हाँ पैसेज मेरे सब ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं इसलिए कि मैंने 16 रॉन्ग हो रहे हैं। हाँ और सर क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग वही करूँ जिसमें मैं हाँ हम्म, एटलीस्ट 95% तो सी सेट में 45 के समथिंग तो करना ही है, उससे कम में सिचुएशन डाइसी हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत सारे लक पे। क्योंकि आपके 40 अगर अटेम्प्ट किया है तो आपके कुछ भी गलत होते हैं ना, मान के चलो 7-8 गलत हुए, तो सिचुएशन बहुत डाइसी हो जाती है उस स्टेज में। तो थोड़ा अटेम्प्ट तो बढ़ाना है कि समथिंग 45 के अराउंड कर रहे हो तब आप सेफ हो अटेम्प्ट के मामले में। पैसेज में प्रॉब्लम नहीं आया, 45 में प्रॉपर टाइम और हम्म सर हाँ जैसे पैसेजेस मैंने देखे हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कोचिंग वाले तो कहते हैं कि एक्सट्रीम ऑप्शंस हटा, हम्म बट मैं मतलब एक्सट्रीम ऑप्शंस को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। हम्म बट फिर लास्ट में देखता हूँ कि यार हाँ ये ऑप्शन तो एक्सट्रीम था, जरूर पैसेज में थोड़ा टेस्ट था हम्म बट ये तो नहीं हो रहा था, हम्म इसमें आप क्या एक्सट्रीम ऑप्शंस हटा दें। अभी तक मेरा यही था, मैं लास्ट के 4-5 ईयर्स किया ये फर्स्ट हम्म जब मैं सॉल्यूशन हम्म दे रहा हूँ इस वजह से देख हम्म। रहा हूँ। नहीं तो एक एक्सट्रीम ऑप्शन हटाने वाली बात आपकी दूर हो जाएगी जब आप एक अप्रोच फॉलो करोगे। पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उसके बाद आपने पैसेज पढ़ा। अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट पैसेज में यूज किया तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही भी होगा। पिछली बार लास्ट ईयर में कुछ हुआ भी है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही भी हुए हैं ना, आपने खुद देखा होगा। क्या मुझे ऐसा हाँ लग रहा है 3% Sir, जिसमें जीएस की नॉलेज आ रही है, जैसे कार्बन कार्बन हाँ और ऐसे जो और कोर्सेज थे आइसबर्ग जेएंड आइसबर्ग करके हाँ पैसेज में, और एक और ऐसे था सर ये मतलब है कि जीएस की नॉलेज well, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जीएस की नॉलेज बिल्कुल यूज नहीं करनी है सी सेट में, कॉम्प्रहेंसिव में। एग्जाम्पल वाले में थोड़ा मतलब पूछता है मतलब पैसे से थोड़ा हट हाँ, एजम्पशन में थोड़ी बहुत ले सकते हो आप, क्योंकि एजम्पशन की बात कर रहा है। वही सब मतलब उसने मतलब पैसे से हट के पूछना चाहता
इसका एजम्पशन क्या होगा, एक थॉट दे दिया आपने, हम्म उसके बाद वो जो एजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं हम्म। उसका मतलब थोड़ा सा मतलब उसके देखो थोड़ा एजम्पशन जो मैंने देखा है, जो क्वेश्चंस बनते हैं, होता क्या है कि कोई स्कॉलर्स का जो वर्क होता है, उसके वर्क का मानो उसने 5 पेज लिख रखे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, उससे एग्जामिनर उठा लेते हैं एक पर्टिकुलर 2 से 4 पैराग्राफ उठा लिया। तो एजम्पशन में मोस्टली वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि जिस एक्चुअल आइडिया के साथ वो पैसेज लिखा गया था। 2022 में वाली चीज काफी हुई थी, काफी उन्होंने सॉक्रेटिस वगैरह की राइटिंग्स के उन्होंने वो पैसेज उठा रखे थे, और एजम्पशन उन्होंने वही सही माना था जिस एजम्पशन के साथ वो लिखा गया था, एक्चुअल आर्टिकल लिखा गया था। तो एजम्पशन में थोड़ी बहुत लिबर्टी हम ले सकते हैं, क्योंकि एजम्पशंस की बात कर रहा है, डायरेक्ट इन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा है। तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को कट करके थोड़ी बहुत हम ले सकते हैं लिबर्टी, बट बहुत लिमिटेड लिबर्टी, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके आइडिया के बेसिस पर। एजम्पशन में हम बेसिस कर सकते हैं कि हम आइडिया की और की तरफ जा सकते हैं कि किस आइडिया की बात हो रही है, लेकिन उसमें भी हम बहुत ज्यादा वेग नहीं जा सकते हैं, बहुत ज्यादा जीएस का नॉलेज का यूज नहीं कर सकते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं। मतलब लॉजिकल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा संभव है बिल्कुल। हाँ हाँ ऑप्शन हाँ, ये क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूँ, ये डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दैट ईयर 2025 कि Arunachal Pradesh, the capital, is named after a fort, and that state has 2 national parks. Nagaland, the state came into existence on the basis of Constitutional Amendment Act. Tripura, initially a Part C state, it became a centrally administered territory with the reorganization of state in 1956 and later attained the status of full-fledged state. तो इसमें स्टेटमेंट में कितने, इस क्वेश्चन में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ डाउट हो सकता है। बाहर से कोई सॉल्व करेगा उसे बिल्कुल डाउट नहीं होगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन है। पहला डाउट कहाँ पे हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट, एक स्टेटमेंट है, इसमें भी डाउट हो सकता है कि वास्तव में नेम्ड आफ्टर फोर्ट है या नहीं। दूसरा स्टेटमेंट, स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क्स, इसमें भी डाउट है कि भाई 2 हैं या 3 है। तीसरा स्टेटमेंट, अब तक 2 डाउट हो चुके हैं इस स्टेटमेंट में ऑलरेडी। तीसरा क्वेश्चन, नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद बना था या फिर पहले था, कैसे बना है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इनिशियली पार्ट सी स्टेट, इट बिकेम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, हो सकता है कि भाई पार्ट सी में था या पार्ट डी में था या पार्ट बी में था, इसमें भी डाउट है। तो एक क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी 4 से 5 डाउट ऑलरेडी आ चुके हैं। 4 से 5 में मैं एक भी श्योर नहीं हूं। अगर मैं 2-3 क्वेश्चन में श्योर होता कि हाँ 2-3 स्टेटमेंट सही है, तब मैं जा सकता था स्टेटमेंट में। अगर मैं 4 से 5 स्टेटमेंट है और मैं एक भी स्टेटमेंट को लेकर श्योर नहीं हूं, तो उसको छोड़ देना सही है। मैंने लास्ट ईयर 93 अटेम्प्ट किए थे, 7 क्वेश्चन छोड़े थे जिनमें से एक भी ये भी था, क्योंकि बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग रहा था, एक भी स्टेटमेंट का बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था, तो छोड़ देते हैं ना, क्या दिक्कत है। कहीं देखा था हम्म, एक फर्स्ट स्टेटमेंट में 2-3 वेरिएबल हाँ आए थे, वो रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है, वो अब वही ट्रिक्स वाली बात हो गई है भी कि 2-3 वेरिएबल हैं, पर स्टिल है कि भाई अब आपको लग रहा है कि 7-8 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 93 100 100 तो अटेम्प्ट करने नहीं है, तो अगर ये डाउटफुल लग रहा है तो छोड़ सकते हैं ना। आपने एक एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद भी तो 2-3 स्टेटमेंट बच रहे हैं, उसके बाद भी तो आप आंसर पे नहीं आ सकते हो। तो ये कि छोड़ना भी, 5-6 क्वेश्चन जो छोड़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपका टाइम बच जाता है। त्रिपुरा वाले में वो मेंशन है एंड लेटर अटेन द स्टेट ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। मोस्टली पीवाईक्यू में ऐसा देखा है कि जब एंड लेटर करके या फिर एंड करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं तो वो जनरली गलत होता है। तो ये सोच के मैंने इसे सॉल्व किया था, तो आई गॉट अ करेक्ट दिस वन, लाइक 1 or 2 करेक्ट, 3 इज रॉन्ग। अच्छा भाई, कि आपने जो ट्रिक बताई, आपकी इंडिविजुअल ट्रिक है, वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक अभी तक ये वाली ट्रिक किसी ने बताई कि एंड के बाद ही होता है, तो ट्रिक्स तो हजारों ट्रिक्स हो सकती हैं। आपकी जो इंडिविजुअल ट्रिक है जो आपने बना ली है, मॉक्स देके वो करके, आप उसी ट्रिक को फॉलो करें, अदर देन फॉलोइंग कि किसी टॉपर ने आपको कोई ट्रिक बता दी है या फिर किसी फैकल्टी मेंबर ने ट्रिक बता दी है। आपकी जो ट्रिक है जो आपने मॉक सॉल्व करके बनाई है, फिर जैसे बनाई है, उन ट्रिक्स को आप फॉलो करिए। ये क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। इसमें क्या है कि कैलकुलेट करना है बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, जो फॉर्मूले होते हैं उनके बेसिस पे करते हैं। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, पर डाउट इसमें आता है कि यूपीएससी इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ये तो हमें तो इतना इजी कैसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, मतलब हम गलत सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हम ओवरथिंक करके गलत कर देते हैं।
प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है, सीधे जो प्राइमरी डेफिसिट है फिजिकल डेफिसिट करना है, फॉर्मूला सब आता है, मैं लगाया सॉल्व किया, लेकिन बाद में डाउट आ जाता है कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, इतना इजी नहीं हो सकता है। तो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, आराम से क्वेश्चन करने वाले आता है, आंसर आ गया तो ओवर थिंक नहीं करना है, पहला क्वेश्चन मार्क कर दिया है तो पहला ऑप्शन को कंटिन्यू करना है। ये जैसे स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का आज तक सारी कोचिंग्स अलग अलग आंसर दे रही हैं, अभी तक किसी को आंसर कुछ पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। यूपीएससी का आंसर क्या आएगी तभी क्लियर होगा। और मैं दो दो क्वेश्चंस और बताना चाहता हूं जो डाउट क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप आ सकते हैं। जो मैं 45% वाला बता रहा था, ये क्वेश्चन बहुत डेटा इंटेंसिव है। आपने बोला था कि आपको डेटा दिख रहा है तो डाउट होना चाहिए। इसमें एक ये, इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ ₹4800 करोड़ फॉर द ईयर। स्टेटमेंट से कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता होता कि एग्जैक्ट ग्रांट कितना है, 4800 है या 500 है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट था, 45% नहीं है, 41% है। सिर्फ और सिर्फ एक डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बस, दूसरा कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये वाला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये वर्ड वर्ड मैपिंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, किसी को नहीं पता मलावर नॉर्मंडी सार्डिनिया कहाँ पे है। ये क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने वर्ड हिस्ट्री पढ़ रखी है तो। वर्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंशन तो है नहीं, लेकिन आपने वर्ड हिस्ट्री पढ़ रखी है जिसमें हम सार्डिनिया की बात करते हैं, नॉर्मंडी की बात करते हैं, यूनिफिकेशन में जब हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वर्ड हिस्ट्री की नॉलेज से। मैंने वर्ड हिस्ट्री की नॉलेज से यूज़ किया था इसे। तो आप जो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं मेंस का सिलेबस अलग है, मेंस का सिलेबस को तो प्री में यूज होंगे, ओपन माइंडेड तरीके से बैठना है एग्जामिनेशन में। आपने जो चीज हो सकता है कहीं बहुत अनरिलेटेड चीज में पढ़ी होगी, वो भी चीज आपकी यूज हो जाएगी इसमें, प्री सॉल्व करते टाइम, प्री का पेपर सॉल्व करते टाइम। तो बहुत ओपन माइंडेड तरीके से बैठना है एग्जामिनेशन में, कि मैंने जो जो चीजें पढ़ी हैं आज तक टिल डेट, वो सारी की सारी चीजें काम आने वाली हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एक साल में जो मैंने चीजें पढ़ी हैं सिर्फ और सिर्फ वही काम आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में सही से रिवीजन नहीं कर पाए तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, कि अब तो कुछ पढ़ कर नहीं पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। टिल डेट आपने जो जो चीज पढ़ी है वो सब के सब कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं एग्जामिनेशन में। इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है अगले 10-12 दिन में। ये फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टी, फॉस्फोरेसेंट फ्लोरेसेंस, हम 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं, किसी ने यूपीएससी में फॉस्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस नहीं पढ़ा है। ये सबने क्वेश्चन सॉल्व किया 11th-12th के नॉलेज के बेस पे सॉल्व किया होगा कि फॉस्फोरेंस क्या होता है, फ्लोरेसेंस क्या होता है। जीपीएस का क्वेश्चन है, ये भी हम जो साइंस का बेसिक अप्रोच होता है कैन और नन वाला, उसी से सॉल्व होगा। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन द एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रिक्स जो काम करती है, एक्चुअल ट्रिक्स काम करती है, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली और कैन और कैमली वाली ट्रिक्स होता है जो मोस्टली सही काम करती है। बहुत सारे, बहुत कम एग्जाम्पशंस है इसके, स्पेशली साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में। ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन था। इन द फाइनल्स ऑफ 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024, गोकेस बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर यान। मुझे चेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने देखा था गुकेश ने किसी और को हराया था, शायद चाइना किसी प्लेयर को हराया था, लेकिन वो दूसरा कंपटीशन था। ओलंपियाड में शायद इन्हीं को ही हराया था। तो मैंने सोच के कि नहीं इसमें तो हराया था वो, पर इवेंट ही दूसरा था। वो ओलंपियाड की शायद बात कर रहे थे, वो शायद वर्ल्ड कप था। तो स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गया था क्योंकि ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी। मेरे एक सीनियर ने ऐसे कैसे सही किया था, अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। तो उन्होंने अप्रोच फॉलो किया था कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर दे रहा है क्वेश्चन, अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर, तो हो सकता है सही स्टेटमेंट सही हो। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा दूसरा पर्सपेक्टिव भी तो सोच सकता है कि यार अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर क्यों लिखा है, इंडियन चेस प्लेयर भी तो लिख सकता है। तो उन्होंने ट्रिक लगाई और उनकी ट्रिक सही बैठ गई, तो सही हो गया।
तो कोई अपोजिट ट्रिक लगाता है कि इन अमेरिकन चेस प्लेयर क्यों लिख रखा है स्पेसिफिकली, हो सकता है इंडियन हो सकता है यूके का हो, तो कोई अपोजिट ट्रिक लगा देता तो आंसर क्वेश्चन गलत हो जाता। तो मैं अपनी साइड से यही बोलना चाहता था, दैट्स ऑल जो अपनी साइड से बताना चाहता था। अगर स्पेसिफिक आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेन चीज है कि ठीक है 10 दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जो 2 घंटे होंगे, 2 घंटे आखिरी मिनट तक पेपर सॉल्व करते रहना है। हो सकता है 10 क्वेश्चन है, मैंने 20 ज्यादा बोल दिया, हो सकता है 10 क्वेश्चन ही बन रहे हो फिर भी, लेकिन लास्ट मिनट तक आपको पेपर सॉल्व करते रहना है, एफर्ट मारते रहना है उन 2 घंटों में। आपको नहीं पता, हो सकता है 2023 वाला फिर से पेपर जाए, 75 गई थी इस बार, पेपर कट ऑफ 65 चली जाए। उन 2 घंटों में बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, लास्ट मिनट तक पेपर सॉल्व करना है आपको, सी सेट में भी और जीएस में भी। बस मेरे साइड से बस यही था, आपका कोई स्पेसिफिक हो तो। तो थोड़ा थर्ड स्टेटमेंट बोलने में भाव होता है, जैसे ए बी ये को हमने किया कि ये सही हो सकता है, फिर बी को देखना है कि वो सही है या नहीं, फिर सी को देखना है कि वो सही है या नहीं, और ये दोनों में से कंपेयर करना है कि कौन किसको राइट राइट, तो ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कहीं गवर्नमेंट लिखा है, और कहीं ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, तो ये हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट पहले सही है या गलत, उसके बाद ही वो नॉलेज लगेगा कि कौन उसको कन्वे कर रहा है, नहीं कर रहा है। असर्शन रीजन में स्पेसिफिकली, तो असर्शन रीजन में तो है कि अगर तीनों, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो होते हैं असर्शन रीजन में कि दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, अगर तब सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तब आपको देखना है कि जस्टिफाई कर रहे हो या नहीं। अगर स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट 3 में कोई भी एक गलत है, तब तो सीधे सीधे हमारे पास ऑप्शन होता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि उसमें एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, अगर एक भी कोई गलत हो जाता है तो तुरंत हो गया। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कोई स्टेटमेंट गलत तो नहीं है। फिर उसके बाद हमारे सेकंड अप्रोच में आएंगे, क्या स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, स्पेसिफिकली फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो स्टेजेस में चलना है हमें, पहले देखना है स्टेटमेंट सही है या नहीं दोनों, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट ही होता है, वो तो स्टेटमेंट की तरह ही देते हैं। स्टेटमेंट 2 मोस्टली केसेस में, हमेशा नहीं, लेकिन स्टेटमेंट को अगर दे रहे हैं तो हमने पहले तीनों स्टेटमेंट पढ़े, तीनों स्टेटमेंट को देखा कि तीनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, फिर हम देखेंगे और लगा के, बिकॉज लगा के, कि ये सही एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं, बस। और सर ये कह रहे थे कि अभी हमारा जैसे जैसे 11 दिन मूवी बचे, इसमें क्या प्लान, कैसे अप्रोच, क्या प्लान इस समय पूरा रिवीजन तो हो सकता है। हाँ, तो मतलब किस एरिया पे ज्यादा ध्यान दें, कि क्या पीवाईक्यू पे ही केवल पीवाईक्यू लगाए पूरे दिन बैठ, पीवाईक्यूज नहीं, अगर ऐसा है कोई चीज ऐसा है कि जो आपने पढ़ रखी है और वो थॉट लगातार दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने साइंस टेक पढ़ रखी है बहुत पहले, पर रिवाइज नहीं कर पाया, बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर पाया। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल छूटा पड़ा हुआ है और आपको लग रहा है कि उसे 1-2 दिन देने की जरूरत है, और लगातार वो थॉट आपके दिमाग में आया जा रहा है, तब तो आप उस सब्जेक्ट को सॉल्व कर लो, वो सब्जेक्ट पढ़ लो जो आपके नोट्स हैं। नए सोर्सेज से नहीं पढ़ना है, लेकिन जो आपके ऑलरेडी जो क्रिएटेड सोर्सेस हैं उनसे पढ़ लो। अब कोई मॉक्स नहीं देना है किसी को, मॉक्स अब दे दिए, किसी को कोई मॉक्स नहीं देना है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हो गया जितना करना था। अब जो आपके नोट्स हैं, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, स्पेसिफिकली हम क्या करते थे, लास्ट के 2-3 दिन में जो हमारा पीयर ग्रुप था, हम साथ में बैठ जाते थे और साथ में कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते थे। उससे 2 चीज़ें होती हैं, पहली तो जो एंजाइटी होती है वो कम होती है, अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ होती है, कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं जल्दी से। जैसे हमने लास्ट दिन में क्या किया था, जो बुक्स होती है ना, कौन सी बुक का राइटर कौन है, एंशियंट हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की, वो हमने साथ में बैठ के एक बार पढ़ ली थी। तो उससे क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो एंजाइटी रहती है रूम में अकेले बैठने से, जो एंजाइटी बिल्ड होती है कि क्या होगा, वो एंजाइटी कम हो गई थी, बस इतना फायदा हुआ था। तो इस टाइम में आप ये कर सकते हो, मेन आपका जो इस टाइम पे पर्पस होना चाहिए कि आपने मेहनत की है, पूरे साल मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है, 3 साल मेहनत की है, तो आपका जो 10-11 दिन में पढ़ने से ज्यादा अप्रोच इस चीज पे आपको फॉलो करना है कि आपने जो 2-3 साल की मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट देना है 24 मई को। इन 10 दिन को आपको इतनी एंजाइटी अपनी बिल्ड नहीं कर देनी है कि आपकी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाए। 10 दिन में आपको ही पता है कि कुछ ऐसी चीज नहीं है कि हम पढ़ लेंगे वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा तो कोई सोर्स है नहीं, कोई सोर्स नहीं है। तो पढ़ते रहिए, जो आपका बनाया हुआ आपने शेड्यूल बनाया है जितने घंटे पढ़ने का, उससे कम भी पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहिए सिर्फ इसलिए ताकि एंजाइटी बिल्ड ना हो पाए, ये ना लगने लगे कि हमने 10 दिन कुछ किया नहीं है, अब पेपर बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए करते रहिए। और बहुत ज़्यादा इसका 10 दिन में क्या होगा,
सीसेट के फार्मूलाज जो हैं, सीसेट के फार्मूलाज को गो थ्रू कर दीजिए। मैपिंग में एक बार देख लीजिए, जो न्यूज़ में जो साइट्स रही हैं, मैपिंग वाला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं। कुछ जो इंडिया में जो इवेंट्स हुए हैं, इंडिया एआई समिट है, इंडिया एआई समिट की क्या थीम्स थी, कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये वाला अप्रोच हो गया। एक्सियोम न्यूज़ में रहा है, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो ऐसे लगता है ना कि जो माइंड में क्लिक कर जाते हैं, एक दो टॉपिक, एक्सियोम हो गया, गगनयान भी न्यूज़ में रहा है, 2-3 टॉपिक ये सारे देख लिए। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। और मतलब 10 दिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि अपने पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करना। पढ़ने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज पर ये है। तो या फिर जो सब्जेक्ट का मतलब वेटेज ज्यादा है, जैसे पॉलिटिक्स कहते हैं, 5 से 4 सब्जेक्ट, या फिर उन्हें गो थ्रू कर ले, या फिर जो छोटा है उन्हें गो थ्रू कर ले। दो चीजें हैं ना, मतलब या तो 2 महीने पहले के जो छोटे हैं उससे कर, या फिर मन में ये भी आता है कि एक समय मिला है तो उसे एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है पॉलिटी सब्जेक्ट में, पर पूरी पॉलिटी रिवाइज करना इतने कम टाइम में। उसमें भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट। नहीं देखो, टॉपिक अगर आप मेंस के लिए बैठे होते ना यहाँ पे, मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तब मैं आपको 10 टॉपिक दे देता कि ये टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको बस, और ये लास्ट दिन तक पढ़ने हैं। आप मेंस के लिए बैठे होते तो मैं आपको ये बोलता है कि जो प्री और मेंस के बीच में, सॉरी मेंस में जो जीएस और ऑप्शनल के बीच में जो 7 दिन का गैप है, उसमें आपको पूरा ऑप्शनल रिवाइज करना है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन वहीं से आने हैं। जीएस में, जीएस 2 में क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चन आने ही आना है, तो सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ के जाना ही जाना है। प्री में कोई चीज कह सकता है कि क्वेश्चन गवर्नर से आएगा, पार्लियामेंट से आएगा? कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी एंजाइटी बढ़ाने के लिए नहीं ये छूटा है, फिर पढ़ने बैठोगे लगा कि नहीं गवर्नर के साथ प्रेसिडेंट भी छूटा हुआ, प्रेसिडेंट भी पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी पढ़नी है, फिर लगने लगता है कि सब सारा कुछ छूटा हुआ है, अब तो कभी तक तो कुछ नहीं किया है। तो प्री में आप टॉपिक हिट करने की कोशिश मत करो, वो चीज मीन्स के लिए है। मीन्स में टॉपिक हिट करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आना है तो आएगा ही, फूड इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आना है तो आएगा ही। टॉपिक हिट करना मीन्स के लिए यूजफुल होता है, प्री के लिए उतना यूजफुल नहीं होता है। प्री में तो ये मान के चलो जो क्वेश्चन आएंगे वो हमने पढ़े ही नहीं है, ये मान के ये अप्रोच लेके चलना है कि 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कभी देखे ही नहीं है। हमें अपने नॉलेज का यूज करके वहां क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहीं देन एंड देयर। इस अप्रोच के साथ प्री देना है। मेंस में तो हम सब रीजे करते हैं, मेंस में तो हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तक रेडी रखते हैं, डेटा रेडी रखते हैं कि ये नहीं, इसका ये आंसर लिखेंगे, इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिख देंगे, इसका ये कंक्लूजन लिख देंगे। लेकिन प्री में वो वाली चीज अप्लाई नहीं होती है। चलिए फिर शायद कोई डाउट स्पेसिफिकली नहीं है ऑनलाइन का, तो बस मैं यही बोलूंगा 10 दिन आपके पास बचे हैं। बस आप ही लास्ट में आके बोलोगे कि आपको अभी लग रहा होगा कि खाली खाली माइंडसेट और कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, आप खुद आके बोलोगे 24 तारीख को कि सबसे इंपॉर्टेंट यही था सर, राइट माइंडसेट और राइट कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन देना। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दे दिए हैं, नीट के ड्यूरेशन में भी एग्जाम दिए हैं मैंने, ये चौथा अटेम्प्ट था मेरा, मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी के, 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 4 इंटरव्यू दिए हैं, और मतलब तीसरा सिलेक्शन था ये मेरा। लास्ट ईयर मेरी फाइनलिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। फाइनल पढ़ना एक अलग चीज होती है, पॉजिटिव माइंडसेट और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे जो खास दोस्त हैं उन्होंने 7 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, 5 इंटरव्यू दिए हैं, सेम चीज वो भी मुझसे बोलते हैं कि राइट माइंडसेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर स्टेज पे। तो अच्छे से जाइए, एग्जाम दीजिए अच्छे माइंडसेट के साथ, बस ऑल द बेस्ट।